हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड मोस्ट वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस एनसीसी पटना नारायण कैरियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का बेहद स्वागत है। आज बोर्ड एग्जाम के लिए जो मॉडल सेट बिहार बोर्ड के लिए निकाला गया है, बिहार बोर्ड से जो निकाला गया है उसको हम लोग देखेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव पोर्शन को देखेंगे। आज हमारा ये जो है ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन है मॉडल सेट 1 का उसको क्लियर करेंगे। देखिए आपके सामने जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पर आप 1 के जगह पर लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह से लिख दीजिएगा। टोटल के नीचे आपको क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक बार आप साइन स्क्वायर एक्स के नीचे इसको रख देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, नीचे में कॉस स्क्वायर बचेगा, ऊपर जाकर के सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप 10x लिख दीजिएगा। ठीक उसी तरह जब कॉस स्क्वायर के नीचे इस पूरे को रखिएगा तो आपको कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय साइन स्क्वायर बचेगा और 1 बाय साइन स्क्वायर को आप कोसेक स्क्वायर एक्स लिखिएगा और कोसेक स्क्वायर एक्स को आप माइनस कॉट एक्स लिख दीजिएगा। बस आपका जवाब सामने मिल गया, 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ये तो आपका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप तुरंत से क्लिक कर सकते हैं, इसे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा यहां लिखने में मिस्टेक है, यह साइन इनवर्स लिखाएगा और इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। इसे आप रिजल्ट के तौर पर याद रखें। नेक्स्ट देखिए अगला, ये आपके पास है इंटीग्रेशन, इसका करना है। ये एक्स स्क्वायर को आप अंदर ले चलिए ब्रैकेट के अंदर, तो इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होके तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल होके 1 बचेगा। बस अब आपको इसका इंटीग्रेशन कर देना है और ये x टू द पावर n के फॉर्मूला पर ब्रेक होगा और x टू द पावर n के फॉर्मूला पर यह क्या लिखाएगा, एक्स क्यू बाय 3 एंड इसका जब लिखेंगे तो केवल x लिखेंगे प्लस सी और ढूंढिए एक्स क्यू बाय 3 प्लस एक्स प्लस सी कौन सा ऑप्शन है। ये डी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 5 माइनस 3 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 5 के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स रख दीजिए। तो 5 तो आपका कांस्टेंट है ना, नीचे जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर एक्स एंड अगले ये जो 3 है इसको आप बाहर निकाल दीजिए एंड साइन एक्स के नीचे जब कॉस स्क्वायर एक्स रखेंगे बच्चों तो साइन बाय कॉस आपका 10 हो जाएगा। एक जो कॉस बचेगा वह ऊपर जाके सेक बन जाएगा। तो थोड़ा सा इसको आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो ये लिखाएगा एंड अब आप जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन 10x होता है और इसका इंटीग्रेशन आपको सेक x होता है एंड प्लस सी है। तो मैच कराइए 5 10x माइनस 3 सेक x प्लस सी, ये आपका सही जवाब हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव बहुत ही इजी रहता है बिहार बोर्ड में। अगर ढंग से आप ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन कर लिए तो 100 ऑब्जेक्टिव में से केवल आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं और वो आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपको ढंग से फॉर्मूला याद है। अगर मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला याद है, इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला याद है और कुछ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से रिलेटेड अगर आप नोट क्लियर किए हुए हैं तो 50 ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही आप बना देंगे और 100 में से 50 बनाना तो बहुत इजी है। ये देखिए आपके सामने कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होना है बच्चों, थोड़ा ये लिखने में गलती हो गया है। ये रियल में आपको इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स है, इस तरह से है एंड इसका फॉर्मूला जो होता है ये आपको याद रखना है log 10x बाय 2 प्लस सी। अभी तक इंटीग्रेशन में से आप देख रहे हैं जितना इंटीग्रेशन कराए हैं उसमें से 2 आपको जो है फॉर्मूला ही मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये जो आपके सामने है 7 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स, तो यहां पर ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। आपको यह देखना होगा कि किसका डिफरेंशिएशन यहां मौजूद है। बच्चों अगर आप 7 प्लस लॉग एक्स को जेड मान लीजिए एंड इसका आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो देखिए dz अपॉन dx जब करेंगे तो 7 आपका कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये dx यहां आ जाएगा तो dz इक्वल टू आपके पास बचेगा dx बाय एक्स। अब देखिए ये dx बाय एक्स ये जो है dz से रिप्लेस हो जाएगा तो आपका नया जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये 7 प्लस लॉग एक्स को z ले लीजिए, ये z स्क्वायर लिखिएगा और ये आप लिखिएगा dz।
एंड इसका इंटीग्रेशन आप z³/3 प्लस सी लिखेंगे, है ना। अब z क्या है आपका 7 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बाई 3, कहीं ढूंढिए 7 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बाई 3, सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट ऑप्शन के तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन इनवर्स कॉस एक्स दे दिया है। तो 2 तो आपका कांस्टेंट है, आउटसाइड निकाल दीजिए, एंड ये आपका साइन इनवर्स कॉस एक्स है, साइन इनवर्स कॉस एक्स इस तरह से है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, इसको चेंज कर देना है। 2 ऐसे ही रखिए, साइन इनवर्स रखिए, और ये जो कॉस है उसको भी साइन में बदल दीजिए। तो कैसे बदलेंगे साइन में, तो साइन 90 माइनस थीटा π/2 माइनस एक्स लिख देंगे इस तरह से, एंड dx। अब ये साइन इनवर्स और यहां साइन है तो ये हट जाएगा, दोनों का कंपोजिशन फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन होता है तो ये हट जाएगा, एंड ये लिखाएगा आपको π/2 माइनस एक्स। अब थोड़ा ठीक से देखिए, इंटीग्रेशन करिए, ये 2 आप ऐसे ही रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको πx/2 लिखाएगा, एंड x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको x²/2 लिखाएगा, एंड प्लस c। 2 को अंदर ले जाइएगा तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास केवल बचेगा πx माइनस x² प्लस c। ढूंढिए πx माइनस x² प्लस c, आपका डी ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर, है ना। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों, ये इस फॉर्मूला पर है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, e⁻x fx प्लस f'(x) dx। इसका फॉर्मूला होता है e⁻x इंटू fx प्लस c। अगर आप ठीक से देखें तो यहां भी e⁻x अवेलेबल है, फंक्शन के तौर पर आपका साइन इनवर्स x काम करेगा, और उसका डिफरेंशिएशन आपको 1/√1 माइनस x² है। तो फॉर्मूला क्या पढ़े हैं आप, e⁻x इंटू fx, तो fx जगह पर आप साइन इनवर्स x ले लेंगे, अब प्लस c कर देंगे और मैच कराइए, अगर कहीं मिलता है तो उसे क्लिक कीजिए, ये आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 इंटू एक्स लॉग एक्स dx। यहां पर यह है, तो इसमें 4 तो आपका कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए और ये x log x लिख दीजिए। और बच्चों आपको आइलेट का मतलब हुआ जहां पर हम u इंटू भी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो उसमें किसको हम u मानेंगे किसको भी मानेंगे, उसके लिए हम लोग आइलेट का यूज करते हैं, है ना। तो आइलेट में बताए हैं कि i से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, l से आपको लॉगरिदमिक फंक्शन है, a से आपको अलजेब्रिक फंक्शन है, इन सब में t से ट्रिग्नोमेट्रिकल और e से एक्सपोनेंशियल है। तो इसमें जो आपको पहले आएगा उसको u मानना है, और जो बाद में आएगा उसको भी मानना है। अगर दोनों ही आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल है या दोनों ही अलजेब्रिकल है तो उसके लिए भी हम आपको बताए हुए हैं। फिलहाल आप यहां पर देखिए, ये लॉगरिदमिक पहले आया, अलजेब्रिक बाद में आया। ये आपका अलजेब्रिक है बच्चों, और ये आपका लॉगरिदमिक है, तो यह आपके लिए u का काम करेगा, ये आपका भी का काम करेगा। थोड़ा फॉर्मूला लगा लीजिए, चलिए 4, अब फॉर्मूला पढ़े हैं u इंटू भी का, u इंटू भी का फॉर्मूला आपको यहां लिख देते हैं, थोड़ा याद रखिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रहना बहुत जरूरी है, जितना बढ़िया से फॉर्मूला याद रहेगा उतना आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो फॉर्मूला आपके सामने u इंटू भी का हमने लिख दिया। अब गौर कीजिएगा, u, तो u की जगह पर आप log x को बाहर निकाल दीजिए, फिर भी x का इंटीग्रेशन करिए तो x²/2 लिखाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dx, मतलब log x का डिफरेंशिएशन करिए तो 1/x, और इंटीग्रेशन ऑलरेडी x²/2 आप यहां निकाले हुए हैं तो इसको लिख दीजिए और ये dx लगा दीजिए। अब देखिए यहां से ये x ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 अभी रहने दीजिए, ये x²/2 को थोड़ा पहले लिख दीजिए, log x यहां पर है आपको, और यहां केवल x बच गया और नीचे 2 बच गया, तो 1/2 बाहर निकाल दीजिए और ये x²/2 हो जाएगा। अब बाहर आप प्लस c लिख दीजिए, 4 को अंदर ले चलिएगा तो ये लिखाएगा 2x² log x, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ओनली आपको x² बचेगा, प्लस c होगा। चलिए कहीं पर देखिए x² कॉमन लीजिएगा तो ये वाला पोर्शन आपको जवाब में आएगा, सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के तरफ। ये u इंटू भी पर क्वेश्चन था आपको, ये देखिए, ये आपको जो है क्या हो रहा है, फंक्शन है cos √x और नीचे आपको √x है,
तो ये जो रूट एक्स है आपका यहां पर, इसको जेड मान लीजिए, रूट एक्स को जेड मान लीजिए। जब डिफरेंशिएशन करिएगा डी जेड बाई डी एक्स, तो ये आपको 1/2 रूट एक्स लिखाएगा। अगले लाइन में आप गौर करिए, ये 2 डी जेड इक्वल टू डी एक्स बाय रूट एक्स लिखाएगा। और गौर करिएगा, डी एक्स बाय रूट एक्स को आप 2 डी जेड से रिप्लेस कर सकते हैं, और यहां पर ये कॉस जेड हो जाएगा डी जेड। कॉस जेड का इंटीग्रेशन आप जानते हैं साइन जेड प्लस सी लिखेंगे, और जेड हमारा कौन है, रूट एक्स है, तो 2 साइन रूट एक्स। अब प्लस सी हमारा सही जवाब होगा, एंड ए ऑप्शन सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन कैसा है। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बताना है। जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे तो सबसे पहले आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखना है। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में है, आपके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो रेडिकल फ्री हैं एंड फंक्शनल फ्री हैं, तब ऐसी स्थिति में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसके ऑर्डर को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। यहां इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 हो जाएगा। लेकिन डिग्री जब पूछेगा डिग्री, तो डिग्री यहां पर देखेंगे इसका पावर क्या है, तो डिग्री 1 है, और हमसे डिग्री ही पूछा गया है, तो ए ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, ध्यान दीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। बच्चों ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म जो होता है वो ऐसा होता है, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ऐसा रहता है। और यहां पर जो P और Q है आपका, यह या तो कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ ओनली x होगा। तब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है e टू दी पावर इंटीग्रेशन, है ना, पी डी एक्स, पी डी। लेते हो। देखिए तो आपको जो है यह मैच कहां कर रहा है, इसमें अगर x कॉमन लेंगे तो आपको log x-1 मिलेगा, जो कि बी आपका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y log y dx माइनस x dy इक्वल टू 0, ये आपके सामने है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहां पर देख लीजिए, ये y log y है, इस तरह से dx दे दिया, इसको आप उधर भेज दीजिए तो x dy हो जाएगा। अगले लाइन में आप क्या कीजिए, यहां पर dx अपॉन x कर लीजिए इधर, और ये dy के नीचे आप y log y कर लीजिए बच्चों, और दोनों तरफ अब इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक से अगर देखिएगा तो dx अपॉन x का जो है log x लिखा जाएगा। एंड यहां पर थोड़ा आपको होशियारी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि log y का डिफरेंशिएशन 1/y मौजूद है, तो हमारे लिए यह जो है सो इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा log log y, log log y ऐसा बचेगा। तो जब हम सब चीज लॉग में देखते हैं तो कांस्टेंट भी लॉग में ले लेंगे इस तरह से। एंड अगले लाइन में ये लिखाएगा log x इक्वल टू log log y इंटू सी, और ये लॉग हट जाएगा तो x इक्वल टू सी लॉग y लिखाएगा। ढूंढिए ऐसा जहां कहीं भी मिल जाए आपको, x इक्वल टू सी लॉग y, इस तरह का तो नहीं है, लेकिन अगर हम चाहेंगे तो इसको इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे, सो देखिए, y इक्वल टू लिखा जाएगा e टू दी पावर सी एक्स। सी को हम डिवाइड में रखें, मल्टीप्लाई में रखें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां से अगर हम log y लिखें तो ये कैसे लिखाएगा, x बाई सी। अगले लाइन में ये e टू दी पावर
एक्स बाई सी जाएगा, तो जो बाय में है उसको कोई कांस्टेंट कह सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ई टू दी पावर के एक्स, डी आपका सही जवाब है, डी आपका सही जवाब है। तो इस तरीके से बनाना है। थोड़ा यहां पर आपको अगर कंफ्यूजन होगा तो उसके लिए एक स्टेप आगे बढ़िएगा, जेड मान लीजिएगा लॉग वाई को, लॉग वाई को क्या मान लीजिएगा, जेड, एंड देन इसको आप आगे बढ़ाइएगा जैसे पीछे कुछ एग्जांपल में बताए हैं आपको। चलिए नेक्स्ट आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका भी हमें सॉल्यूशन बताना है। तो सॉल्यूशन बताने के लिए यहां हमारा वेरिएबल सेपरेशन मेथड चलेगा। वेरिएबल सेपरेशन मेथड का मतलब होता है बच्चों, सारा एक्स वाला एक तरफ और सारा वाई वाला एक तरफ कर देना है। इस तरह से सारा वाई वाला एक तरफ कर दिए हम। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का तो एक्स क्यू बाई 3 हो जाएगा, फिर y 1 का तो y हो जाएगा, y स्क्वायर का y क्यू बाई 3 हो जाएगा प्लस c। ये आपका सही जवाब होगा। एंड मैच कराइए, देखिए c उस साइड रहे या इस साइड रहे कोई मैटर नहीं करता, ये आपका सही जवाब हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहां पर ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर बताना है आपको। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए अभी अभी फॉर्मूला आपको पढ़ाए हैं कि अगर dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू अगर q कहीं है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं e टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पर ऐसा हमारा ये फॉर्म नहीं है बच्चों, ये थोड़ा उल्टा है। कैसा है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 3x जैसा। देखिए ये पलट गया है, तो इसको हम थोड़ा नाम आपको यहां पर 3 की जगह, सॉरी ये जो है आपको यहां पर दे दिया है कितना, e टू दी पावर, e टू दी पावर आपको 2y दे दिया है। तो फॉर्मूला बस उसी तरह से लगेगा, लेकिन यहां dx है वहां dy हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, e टू दी पावर इंटीग्रेशन 3 dy। तो ये e टू दी पावर 3y लिखाएगा। अब ढूंढिए कहीं पर मैच कर रहा है तो आप उसे टिक कीजिए, तो आपका जवाब सही कौन है, e टू दी पावर 3y, ये आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये देखिए i डॉट आई माइनस जे डॉट जे है, ये आपको वेक्टर से क्वेश्चन है, वेक्टर अलजेब्रा से क्वेश्चन है। i डॉट आई जो है आपका यहां पर एक होगा। अगर हम दो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमें 1 देता है, लेकिन अगर डिफरेंट हमारा जो यूनिट वेक्टर होता है उसका अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमें 0 देता है। तो यह हमारा 1 हो गया और यह भी 1 हो गया, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो हमारा जवाब क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चों। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए थोड़ा आपको बस बेसिक नॉलेज रखना है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इस तरह का अगर है तो ये जो वेक्टर आपके सामने है इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो कुछ नहीं करना है आपको, आई कैप के साथ है उसका स्क्वायर, जे कैप के साथ है उसका स्क्वायर, के कैप के साथ है उसका स्क्वायर, तीनों को ऐड करिए और स्क्वायर रूट निकाल दीजिए तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और गौर कीजिएगा यहां पर आपको आई कैप के साथ -1 है, जे कैप के साथ -1 है, तो यहां पर आप -1 का होल स्क्वायर प्लस फिर -1 का होल स्क्वायर फिर प्लस -1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर करने पर आपको पॉजिटिव होगा। तो 1 1 1 आपका √3 लिखाएगा, जो कि सही जवाब आपका बी है। और ऐसे भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो -√3 तो ऐसे ही गलत था, है ना। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। हमारा क्वेश्चन है अब 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस के कैप डॉट माइनस आई कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। बच्चों यहां पर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको पूछ दिया है। अगर आप ढंग से बस केवल फॉर्मूला याद रखिए तो आपके लिए ये चुटकी में बनेगा। बाएं दाएं का काम है ये क्वेश्चन, कुछ इसमें जान नहीं है। अगर आपको केवल बेसिक नॉलेज होना चाहिए तो आसानी से आप बना सकते हैं। यहां पर क्या करना है, बस आई कैप को आई कैप वाले से, जे कैप वाले को जे कैप से और के कैप वाले को के कैप से गुना कर देना है और सबको ऐड कर लेना है। ध्यान दीजिए यहां 2 को -1 से करिएगा -2, 5 को 7 से करिएगा तो 35 और -1 को 2 से करिएगा -2। 35 में से 4 घट जाएगा, 31 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो कितना इजी है ना। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है इजी वे में और आसानी से आपसे हो भी जाएगा और बोर्ड में मार्क्स उठाना आपके लिए आसान हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये आई क्रॉस के है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपका जो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, ये आई कैप है, ये आपका जे कैप है, ये आपका के कैप है। अगर आप तीनों इस तरह से बढ़ रहे हैं तो आई को अगर जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट मिलेगा, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके नेक्स्ट मिलेगा। तो ये आगे रिजल्ट देता जाता है। लेकिन अगर आप उल्टा चलेंगे तो निगेटिव रिजल्ट देगा। जैसे अगर इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको माइनस जे देगा। ढूंढिए आई कैप क्रॉस के कैप, आपको कहीं पर माइनस जे कैप है या नहीं है। ये सी आपका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट ध्यान दीजिए आगे, यहां पर देखिए आपके पास दो वेक्टर है, इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप चाहें तो कम्यूटेटिव लॉ का पालन, सॉरी क्या कहते हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि अगर जे क्रॉस यहां पर है तो जे को पहले आई से करेंगे, फिर जे को जे से करेंगे। यूनिट वेक्टर में क्या होता है कि अगर दो सेम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, आई कैप और आई कैप से, आई कैप को जे कैप को जे कैप से और के कैप को के कैप से, तो वो जीरो रिजल्ट देता है, जीरो वेक्टर। लेकिन अगर डिसिमिलर रहता है, जैसे आई कैप का मल्टीप्लाई हम जे कैप से करेंगे, तो अभी अभी सिखाए आपको कि अगर इस तरह के पैटर्न को आप फॉलो करते हैं ऐसे, है ना, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा एंटी क्लॉकवाइज में। लेकिन अगर क्लॉकवाइज आइएगा आप तो आपको निगेटिव रिजल्ट देगा। तो इसका आपको फायदा उठाना है। यहां पर देखिए जे क्रॉस आई ये आपका उल्टा है, तो माइनस के कैप लिख दीजिए। जे क्रॉस जे फिर आपका जीरो हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। 2k को आई से करिए, तो 2k को आई से करिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, के और माइनस, ये आपको डायरेक्शन अपोजिट है तो यहां पर -2j लिखिएगा, -2j। और फिर के को जे से करिएगा तो यह भी आपको निगेटिव देगा, -4i कैप लिखिएगा। अब यहां पर तीनों निगेटिव है और तीनों निगेटिव इस ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो यहां पर आप टिक कर दीजिए, यही आपका सही जवाब हो गया। तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व कर सकते हैं, कोई लंबा मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डिटरमिनेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर 10 सेंटीमीटर दे दिया। तो किसका बोला, सर्कल का। तो सबसे पहले आप पाई एरिया का फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। किसके रिस्पेक्ट में बोला, इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो रेडियस के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन कर देना है बच्चों। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पाई आपका कांस्टेंट है और ये आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r हो जाएगा। आर का वैल्यू आपको दे दिया है, कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। वो 10 यहां जाके रख दीजिए, तो 20 पाई है ना। और ये यहां एरिया है, तो इसको आप कैसे बोलिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में बोलिए। और यहां नीचे रेडियस आर है तो भाई पर सेंटीमीटर बोलिए। अब मिला लीजिए, कहीं पर अगर दिख रहा है 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर तो आप वहीं पर क्लिक कीजिए, आपका फर्स्ट जवाब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, अगला क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व इतना दे दिया है एट x बराबर 0। देखिए आपको क्या होता है, जब भी किसी कर्व का डिफरेंशिएशन करके उसमें कोई पॉइंट पुट करते हैं तो उस पॉइंट पर आपको टेंजेंट का स्लोप मिलता है। और जब टेंजेंट के स्लोप को रेसिप्रोकली चेंज करके निगेटिव लगा देते हैं तो वो आपको नॉर्मल का स्लोप दे देता है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dy/dx अगर करेंगे बच्चों तो ये तो 6 देखिए 3 या 9x स्क्वायर हो जाएगा। एंड ये आपको 7 cos x लिखा जाएगा, राइट, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब आपको करना क्या है, यहां पर x इक्वल टू 0 पुट करना है। जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये तो आपको 0 हो जाएगा बच्चों। लेकिन 7 इंटू cos 0 1 होता है तो 7 हो गया। ये जो 7 निकला है ना, ये आपको टेंजेंट का स्लोप है। किसका स्लोप है, टेंजेंट का। अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल जानना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो करना क्या है, इसको आपको रेसिप्रोकली चेंज कर देना है, 1/7 कर देना है और निगेटिव लगा देना है। ढूंढिए कहीं पर स्लोप ऑफ नॉर्मल का ऑप्शन में -1/7 दिया है या नहीं दिया है, -1/7 बी आपका सही जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन को। लेट ई बी द इवेंट ऑफ ए सैंपल स्पेस एस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, देन पी एस बाई ई पूछ रहा है हमारे पास। देख लीजिए पी एस बाई ई का वैल्यू।
तो पी एस बाई ई जो होता है बच्चों, ये लिखाएगा पी ई इंटरसेक्शन एस अपॉन पी ई, ऐसे फॉर्मूला लिखाता है। जब भी आपको पी ए बाई बी इस तरह से दे देगा तो ये आपको जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ऐसे लिखेंगे। तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये एस हमारा सैंपल स्पेस है, और सैंपल स्पेस के साथ अगर किसी भी इवेंट का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वही आएगा, तो ये हमारा पीई आएगा, और नीचे भी पीई रह गया तो ये कट के आपको 1 देगा। आप ढूंढ लीजिए ऑप्शन में कहीं भी अगर 1 है तो वहां आप क्लिक कीजिए, 1 आपका है, डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पर आपको पी ए इक्वल टू 5/11 दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है 7/11 दे दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी आपको 3/11 दे दिया है, पी ए बाय बी पूछ रहा है आपको। तो देख लीजिएगा यहां पर ठीक से पी ए बाय बी का अभी अभी फॉर्मूला लिखाए हैं ना, बस अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन भी आपको आसानी से बन जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, पी ए इंटरसेक्शन बी का ऑलरेडी आपको 3/11 है, अब पी बी का वैल्यू 7/11 है, तो क्लियर है कि ये 11 कैंसिल होगा और 3/7 हमारे पास आंसर आएगा। अगर ऑप्शन में कहीं भी 3/7 दिख रहा है तो वही आपका जवाब होगा। देख लीजिए सी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन, A family has 2 children. The probability that both the children are boys, given that at least one of them is a boy, is. यहां पर देख लीजिए फिर से आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे दिया है, और इसको भी आपको कैसे बनाना है। यहां पर सबसे पहले देखिए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस निकाल लीजिए। क्या होगा, हो सकता है कि दोनों ही उसके पास बॉय हो सकता है कि दोनों ही आपको गर्ल्स हो, या हो सकता है कि पहला बॉय हो दूसरा गर्ल हो, या पहला गर्ल्स हो दूसरा बॉय हो, इस तरह का बात हो सकता है। ये 4 तरह की संभावना है सैंपल स्पेस के लिए। आगे हमसे क्वेश्चन पूछा गया, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज, दोनों ही बॉय हो, इसका चांस है। जबकि बोला इट इज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, तो बॉय होने का, दोनों ही बॉय होने का चांस ये बी लेंगे तभी संभव है। और गिवन दैट जो बोला है वो आपका बी है, तो बी में आपको ऐसे ले लीजिए या कुछ अलग नाम दे लीजिए जो भी आपको ठीक लगे। अब देखिए बी इवेंट में हम किसको लेंगे, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, तो कौन कौन को लेंगे, एटलीस्ट तो बी लेंगे, कम से कम एक बॉय होना चाहिए, बी जी लेंगे, या फिर जी बी लेंगे। अब हमसे पूछा गया कि पी ए बाय बी क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन है बच्चों। तो इसका फॉर्मूला अभी अभी पढ़े हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये बोल लीजिए, या फिर आप एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी बोल लीजिए, चल जाएगा काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन ढूंढिए क्या है, तो एक यही कॉमन है, तो ये 1 हो जाएगा। एन बी में मेंबर्स की संख्या कितनी है, तो 3 है, तो 1/3। अगर कहीं भी ऑप्शन में आपको 1/3 दिख रहा है तो ये आपका राइट जवाब होगा, और 1/3 सी आपका सही ऑप्शन हो गया। चलिए इस तरह से हम लोग 25 क्वेश्चन अभी तक देख चुके हैं। टोटल क्वेश्चन इसमें 100 क्वेश्चन है। आपको अगले वीडियो में फिर 25 क्वेश्चन का देंगे, एंड इस तरह से टोटल आपको एग्जाम से पहले तक में 5 मॉडल सेट को क्लियर कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से आपको अगले 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।